Assalamu alaikum. Dear students, today is a turn of chapter number 12 from Goodbye Mr. Chips. Let's have a quick look on its important points. जी बेटे, इसमें रॉल्स्टन लेफ्ट इन 1911। इसका मतलब ये है कि रॉल्स्टन का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था चिप्स के साथ पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा, ये उसी की कॉन्टीन्यूटी को शो करता है कि रॉल्स्टन ने जो है वो 1911 में ये इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है आया, ये वही झगड़ा था जिसकी वजह से वो छोड़ के गया या कोई और रीज़न थी, ये इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चैट्रिस न्यू हेडमास्टर के तौर पर आया रॉल्स्टन के बाद, और उसके बाद जो है वो फेयरवेल स्पीच है। ज़ाहिर है फेयरवेल स्पीच किसकी हो सकती है, मिस्टर चिप्स की, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच दी रिटायरमेंट के मौके पर। तो उनकी फेयरवेल स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक नुक्ता एक एक पॉइंट बड़ा है। मैं बेटा जी जब हम वो पढ़ेंगे तो आपने उस फेयरवेल स्पीच को गौर से पढ़ना है और इसका एक एक पॉइंट अपने जहन में रखना है। तो अपना टेक्स्ट खोलिए, इंशाल्लाह ताला हम उसको साथ साथ देखते जाएंगे। तो जो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको आपने सिनोनिम के साथ जो है वो लिखते चले जाना है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी सिनोनिम ऑफ ईच एंड एवरी डिफ़िकल्ट वर्ड। साथ साथ बेटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं अंडरलाइन भी करती जाऊँगी, जिससे हमारे जो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत हमें इशारा भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ये बेटे, सो ही स्टेड एट ब्रूकफील्ड हैविंग अ लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज पॉसिबल। यहाँ बेटे लफ्ज़ सो है। सो जो है ये बताता है कि इससे पहले कोई वाक़या या कोई चीज़ हो चुकी है, अब उसको कंक्लूड किया जा रहा है। सो ही स्टेड ऑन, उसने अपना स्टे जारी रखा एट ब्रुकफील्ड में, हैविंग एज़ लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज़ पॉसिबल, और कोशिश करके जितना कम से कम रॉल्स्टन के साथ उसका सामना हो सकता था उतना उसने रखा। एंड इन 1911 रॉल्स्टन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ, और फिर 1911 में रॉल्स्टन जो है वो चला गया अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स, उसको किसी बेहतर पब्लिक स्कूल की तरफ से हेडशिप की ऑफ़र हुई थी। इसका मतलब ये है कि उस वाक़े के नतीजे में इसने स्कूल उस वक़्त तो नहीं छोड़ा, लेकिन क्या है कि चूँकि वो एक बहुत साइंटिफिक माइंडेड बंदा था और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और अपने आप को बहुत एनर्जेटिक रखता था, तो उसका ज़हन ये था कि अच्छे से अच्छे की तलाश में निकलूँ। तो उसे अब ब्रुकफील्ड से ज़्यादा अच्छा पब्लिक स्कूल मिल गया जिसकी हेडशिप ऑफ़र हुई, तो वो उधर चला गया। हिज़ सक्सेसर वाज़ अ मैन नेम्ड चैट्रिस। फिर उसके बाद सक्सेसर मीन द पर्सन हू कम्स आफ्टर हिम, और उसका जो सक्सेसर था वो वाज़ अ मैन, वो ऐसा आदमी था नेम्ड चैट्रिस, जिसका नाम चैट्रिस था। अब बेटा 2-3 बातें आपने ज़हन में रखनी है कि रॉल्स्टन जो है वो 1911 में स्कूल छोड़ गया था, ठीक है? ये दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और उसके बाद उसके सक्सेसर का क्या नाम था, दैट हिज़ नेम वाज़ चैट्रिस, ठीक है? इसको ज़रा थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ, उसका नाम चैट्रिस था। होम चिप्स लाइक, जिसको चिप्स बहुत पसंद करता था। ही वॉज़ इवन यंगर देन रॉल्स्टन हैड बीन, वो रॉल्स्टन से भी बहुत छोटा हुआ करता था। 34, सिर्फ 34 साल का। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट यानी इंटेलिजेंट समझा जा रहा था एट एनी रेट किसी भी तरह से। ही वॉज मॉडर्न नेचुरल साइंसेस ट्राइपॉस, इसका मतलब है कि वो बहुत जदीद था। अब यहाँ पे उन्होंने जो ब्रैकेट दी है इसके अंदर बेटे जो उन्होंने वर्ड लिखा है ना, नेचुरल साइंसेस ट्राइपॉस, ट्राइपॉस बेटे ऐसे बंदे को कहते हैं जो डिग्री होल्डर होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ठीक है? तो इसने नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट में अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई थी। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक, बहुत ही दोस्ताना और बहुत ही हमदर्दाना रवैया था इसका। रिकग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, उससे चिप्स के अंदर पूरा ब्रुकफील्ड का अदारा महसूस हुआ या उसने समझ लिया उसके अंदर का इंसान जो है वो पूरा के पूरा अदारा है। ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन, ही कर्टियसली, उसने बहुत ही डिसेंटली, कर्टियसली से मुराद डिसेंटली और बहुत ही अच्छे अंदाज में एंड वाइजली और अक्लमंदाना अंदाज में एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने उस जो हालात थे उनको कबूल कर लिया। इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस, 1913 में चिप्स को ब्रोंकाइटिस हो गई। अब ये लफ्ज़ बेटे ब्रोंकाइटिस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि हमने पहले चैप्टर में जब हमने चिप्स का पहला चैप्टर पढ़ा तो हमें पता चलता है कि इसका जो फैमिली डॉक्टर डॉक्टर मैरीवेल था, जिसने
मिसेस विकेट इसकी लैंडलेडी को बता दिया था कि इसको ब्रोंकाइटिस है। और ब्रोंकाइटिस क्या होती है बेटे, ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा ठंड लगने से, खांसी ज़्यादा रहने से सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। और ये समटाइम्स बहुत क्रॉनिक होने की वजह से ये क्योरेबल नहीं होती बीमारी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये साथ साथ चलती है और ऐसे बंदे को बहुत एहतियात करना पड़ता है ठंड वगैरह से। तो क्या है कि 1913 में चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस, उसको ब्रोंकाइटिस हो गया था एंड वाज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म, और कि तकरीबन सारे विंटर में या पूरी सर्दियों के जो कोर्स के दौरान वो तकरीबन छुट्टी पे रहा। इट वॉज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू रिज़ाइन दैट समर। यही वो बीमारी थी जिसकी वजह से उसने फैसला कर लिया कि इस समर वो रिज़ाइन कर देगा। रिज़ाइन करना क्या होता है, इस्तीफ़ा दे देना। व्हेन ही वाज 65, और उस वक्त उसने रिज़ाइन किया जब वो 65 का था। तो ये देखिए यहाँ से पता चला कि व्हेन चिप्स वाज ऑफ 65, इट वाज 1913 पीरियड। ठीक है, तो क्या पता चला कि 65 ईयर्स की एज में 1913 में चिप्स ने जो है वो रिज़ाइन करने का सोच लिया, या अपनी जो है वो रिटायरमेंट का सोच लिया। आफ्टर ऑल इट वॉज अ गुड राइप एज, चूँकि ये बहुत ही अच्छी और पक्की उम्र थी। एंड रॉल्स्टन स्ट्रेट वर्ड्स हैड इन सम वेज, और रॉल्स्टन के जो अल्फाज थे किसी न किसी तरीके से जो है वो क्या थे, हैड एन इफेक्ट, उनका इस पे असर हो रहा था। ही फेल्ट दैट ही इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब। उसने ये महसूस कर लिया ये कोई फेयर नहीं है, यानी कि ये कोई अच्छी बात नहीं है टू हैंग ऑन का मतलब टू स्टिक ऑन, कि चिमटे रहें। इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब, अगर वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा। बिसाइड्स ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ कम्प्लीटली, इसके साथ साथ वो अपने आप को हरगिज़ भी, सेवर का मतलब होता है अकेला छोड़ना, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ेगा, ये उसने साथ ही डिसाइड कर लिया। ही वुड टेक रूम्स अक्रॉस द रोड, और उसने सोच लिया कि वो सड़क के पार घर लेगा। विद द एक्सलेंट मिसेज विकेट, बहुत ही अच्छी मिसेज विकेट के घर में, हु हैड वंस बीन लिनन रूम मेड, जो कभी लिनन रूम की मेड या इंचार्ज हुआ करती थी। तो अभी ये पता चलेगा कि जब कभी आपको क्वेश्चन आए कि हु वॉज मिसेज विकेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉज मिसेज विकेट, तो आपने क्या कहना है कि शी वॉज हिज लैंड लेडी एंड वॉज linen room in charge in the school. ठीक है, and once had been linen room in charge or maid. He could visit the school whenever he wanted. इसलिए उसने मिसेस विकेट के घर कमरा किराए पे लेने का सोचा था कि वो स्कूल को विजिट कर सकेगा जब कभी वो चाहेगा। एंड कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, और एक लिहाज से वो उस वक्त भी अपने आप को स्कूल का हिस्सा ही समझेगा या स्कूल का हिस्सा ही रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे अगली स्लाइड में क्या है। हाँ जी, इसमें फिर नेक्स्ट हमारा चलता है पॉइंट कि आफ्टर एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर, फिर जब आखिरी वो एंड ऑफ टर्म डिनर यानी जब साल के आखिर में जो डिनर होता था, इन जुलाई 1913, ये जुलाई 1913, चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस। चिप्स ने अपने फेयरवेल प्रेजेंटेशंस जो हैं वो ले लिए, रिसीव कर लिए, एंड मेड अ स्पीच, और एक तकरीर की। अब ये बेटे फेयरवेल प्रेजेंटेशंस, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंट्स ही गॉट ऑन हिज फेयरवेल। तो वो आपको याद होगा, वो 3 थे, एक राइटिंग डेस्क था, एक क्लॉक था और एक चेक था। ये 3 इसके फेयरवेल प्रेजेंट्स थे जो उसने उस वक्त हासिल किए। ये आपने जहन में रखना है कि फेयरवेल प्रेजेंटेशंस क्या क्या थी। एंड मेड अ स्पीच, और फिर उसने एक स्पीच भी की। इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, ये कोई बड़ी लंबी स्पीच नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स इन इट, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मजाक होते थे। एंड वॉज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग, इसी वजह से, इन मजाकों की वजह से वो लंबे तकरीर दुगनी लंबी होगी। परहैप्स बाय द लॉफ्टर, शायद उन हंसी की वजह से, दैट इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस, जो इम्पीड करती रही, रोकती रही, हिंड्रेंस बनाती रही या रुकावट बनती रही, इट्स प्रोग्रेस, इसकी आगे बढ़ने में। किसके आगे बढ़ने में? इसकी स्पीच के। देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशंस इन इट,
इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इससे मुराद बेटे इसकी स्पीच के अंदर बहुत ज़्यादा लैटिन कोटेशंस थी, एज वेल एज रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल, और साथ ही साथ स्कूल के कैप्टन का रेफरेंस यानी हवाला भी था, हु चिप्स सेड, जिसके लिए चिप्स ने कहा, हैड बीन गिल्टी ऑफ एग्जैजरेशन, कि ये हमेशा चीज़ को एग्जैजरेट करता है। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है बेटे लंबा कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, यानी टू मेक समथिंग वेरी लॉन्ग और स्पेशल जस्ट इन टॉक, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि इन स्पीकिंग ऑफ फीस यानी चिप्स सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड, किस चीज़ में उसने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, जब उसने चिप्स को रोस्टम पे बुलाया होगा, तो चिप्स को बुलाने से पहले उसकी जो खिदमात ब्रुकफील्ड के लिए थी उनको जो बयान कर रहा था उसमें उसने मुबालगा आराई से काम लिया। बट देन ही कम्स टू एन एग्जैजरेटिंग फैमिली, फिर वो क्या कहता है आगे बेटा, कॉमा दिखाता है कि ये उसके डायलॉग्स शुरू हो जाते हैं चिप्स के। वो कहता है कि क्या है कि ये बेचारा आया भी तो मुबालगा आराई करने वाली ख़ानदान से है ना। आई रिमेंबर वंस हैविंग टू ट्रैश हिज फादर फॉर इट, मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक दफ़ा इसके बाप को ट्रैश किया था, यानी इसको मारा था या बीट किया था या डांट दिया था उसको इसी बात के लिए। लॉफ्टर पे जब ये बात वो करता है तो साथ ही सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। आई गेव हिम 1 मार्क फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, जब उसने लातीनी ट्रांसलेशन मुझे दिखाई तो मैंने उसमें से इसको 1 नंबर दिया था। एंड ही एग्जैजरेटेड द 1 into 7, और इसके बाप ने क्या किया था, 1 नंबर को बढ़ा के 7 कर दिया था। रोर्स ऑफ लाफ्टर, फिर जब वो अपना गला साफ करता है, इन द मीन वाइल क्या होता है, लोग हंस हंस जो है वो परेशान होते हैं। रोर्स का मतलब बेटे शोर है, शोर होगा या नॉइस है। एंड और साथ ही टमूल्चुअस का मतलब होता है कि बहुत ही शोर वाली, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी, लश या वायलेंट किस्म का जो तालियां साथ बजना शुरू हो जाती हैं। टिपिकल चिप्स रिमार्क, बड़ा ही चिप्स से, चिप्स के हिसाब से ये बयान था। एवरीवन थॉट, हर बंदे ने सोचा, यानी चिप्स इस किस्म के ही जुमले कहा करता था तो कहते हैं बड़ा ही टिपिकल, यानी उसी से मखसूस ये जुमला है। तो and then he mentioned that he had been at Brookfield for 42 years, फिर उसने ये भी बताया कि वो ब्रुकफील्ड में कोई तकरीबन 42 साल तक रहा, एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और ये कि वो वहाँ पे यानी ब्रुकफील्ड के अंदर बहुत खुश रहा था। इट हैज़ बीन माई लाइफ, ही सेड सिंपली, उसने बहुत सादगी से ये कहा, ये मेरी ज़िंदगी रहा है, यानी उसको ब्रुकफील्ड से इतना प्यार हो गया, ये इतना प्यार था कि वो उसे लगता था ये मेरी ज़िंदगी है। आगे बेटे वो कुछ लैटिन कोटेशन बोलता है और फिर बाद में कहता है कि आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट, कहता है कि मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मच लॉफ्टर, और ज़्यादा जो है वो हंसी मजाक होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, अब मुझे ब्रुकफील्ड में होने वाली बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो याद आ रही हैं। अब बेटा ये यहाँ से बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात जो हमने पढ़ी वो स्कूल का कैप्टन था कि जिसको वो एग्जैजरेटेड फैमिली से बिलोंग करता हुआ बताता है और उसके फादर की बात हमारे साथ शेयर करता है। अगर कभी आपको स्कूल के कैप्टन का सवाल है, हु वाज कैप्टन ऑफ द स्कूल, तो आपने बताना ये है कि वो फेयरवेल स्पीच में वो ज़िक्र किया है उस बच्चे का जो शायद स्टेज सेक्रेटरी था और उसने इसकी ब्रुकफील्ड स्कूल के लिए जो खिदमात थी उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया, तो उसने इसको मजाक में लेके इसके बाप का भी जिक्र कर दिया। फिर दूसरी को एक और बात हमने जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि इसकी स्पीच में लैटिन कोटेशंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब आगे देखें वो कुछ चेंजेस का जिक्र खुद करता है कि मुझे याद आ रहा है कि ब्रुकफील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी, और जो फर्स्ट चेंज वो बता रहा है वो क्या थी, वो फर्स्ट बाइसिकल, ठीक है। इसके ज़माने में पहली बाइसिकल आई थी। आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट, और फिर बताता है कि एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि जब ना कोई गैस थी ना इलेक्ट्रिक लाइट होती थी, एंड वी यूज टू हैव अ मेंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ, और फिर हमारे पास हमारे अपने स्टाफ में से एक मेंबर हुआ करता था कॉल्ड अ लैम्प बॉय, जिसको हम लैम्प बॉय कहते थे, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही डिड नथिंग एल्स बट क्लीन एंड ट्रिम द लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल, वो कुछ भी नहीं करता था सिवाय इसके कि वो साफ सुथरी रखता था और काट छांट किया करता था। उन लैम्प्स होती थी उनको सारे स्कूल में वो साफ किया करता था, ट्रिम किया करता था। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज लैम्प बॉय, तो आपने क्या कहना है कि हिज जॉब वाज टू क्लीन एंड ट्रिम द लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल। फिर आगे कहता है रिमेंबर
when there was a hard frost that lasted for 7 weeks in the winter term. फिर आगे बेटे ये क्या है, एक और उसको याद आई, a hard frost, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई जो 7 हफ्तों तक जारी रही सर्दियों में. There were no games and the whole school learned to skate on the fence. और क्या है कि ना स्कूल में किसी किस्म की गेम्स होती थी और स्कूल के बच्चे उन दिनों दलदलों के ऊपर, फेंस का मतलब होता है दलदल, जिनका पानी भी जम गया था, ऊपर बर्फ़ आ गई थी, तो बच्चों ने उन जगहों पर जो है वो स्केटिंग करना सीखी थी उन दिनों में. 1880, और ये तकरीबन 1880 का यानी 1880 का ज़माना था. समथिंग दैट वाज़ तकरीबन इसके इर्द-गिर्द का. आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन विद जर्मन मीज़ल्स. अब ये एक और उसको वाक़या याद आ रहा है, दैट इज़ ऑफ जर्मन मीज़ल्स. वो कहता है कि अब मुझे याद आ रहा है कि स्कूल के 2/3 बच्चे जो थे वो जर्मन मीजल्स का शिकार हो गए. एंड बिग हॉल वाज टर्न्ड इनटू हॉस्पिटल वार्ड, और हमारा जो बड़ा हॉल था वो हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील हो गया. आई रिमेंबर द ग्रेट बोन फायर. फिर आगे क्या है उसको एक और बात याद आती है, ग्रेट बोन फायर. ठीक है, कहता है कि मुझे ग्रेट बोन फायर याद आ रही है. वो ग्रेट बोन फायर जो कि मेफिकिंग नाइट में थी. मेफिकिंग नाइट क्या है बेटे? मेफिकिंग बेसिकली बेटे ये एक प्लेस ऑफ स्टोन्स है, और उसकी नाइट की क्या इम्पोर्टेंस है, वो बेसिकली ये था कि ब्रिटिश लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे. यानी मेफिकिंग के इलाके जो कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का इलाका था, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी लड़ रही थी. वहाँ पर उनकी जब लड़ाई को ख़त्म कर दिया गया मई 1900 को, यानी 17 मई 1900 का ज़माना है ये, कि जब ये सारी लड़ाई वगैरह ख़त्म हुई तो ग्रेट बोनफायर का एहतमाम किया गया था. तो कहते हैं मुझे याद है मेफिकिंग नाइट में वो ग्रेट बोनफायर, इट वाज लिट टू नियर द पवेलियन, क्योंकि ये बोनफायर पवेलियन के बहुत करीब जो थी वो मनाई जा रही थी या उसको जलाया जा रहा था. एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट इट आउट. और ये इतनी फैल गई थी कि हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा इसको बुझाने के लिए. तो अब ये देखिए हमें पता चल रहा है कि इसकी जो स्पीच है इसमें अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े. एक तो हमने पढ़ा कि इसमें लैटिन कोटेशंस थी. फिर हमने पढ़ा कि इसमें जो है वो कैप्टन, स्कूल के कैप्टन का इसने ज़िक्र किया. फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर उसने जो है वो फर्स्ट बाइसिकल का ज़िक्र किया, उसमें लैम्प बॉय का ज़िक्र हुआ, उसमें जर्मन मीज़ल्स का ज़िक्र हुआ, और उसके अंदर उसने जो है वो बोनफायर का ज़िक्र किया. ठीक है, तो ये सारी बातें हमने अपने ज़हन में रखनी है, और आगे फिर देखते हैं बेटे, आगे आगे इसकी स्पीच भी जारी रहती है. And the firemen were having their own celebrations and most of them were in a regrettable condition. और फिर जो फायरमैन बुलाए गए थे आग को बुझाने के लिए, उनकी अपनी ही मसरूफियत थी, अपनी ही सेलिब्रेशन थी. उनमें से ज़्यादातर तो बेचारे बड़े अफसोसनाक हाल में थे. रिग्रेटेबल कंडीशन का मतलब बेटे अफसोसनाक, बड़ी फजूल हालत में. जैसा कि हमें पता है कि वो अंग्रेज़ लोग जो हैं वो वाइन या शराब जो है वो पानी की तरह पीते हैं. तो जब ऐसा कोई मौका होता है तो वो अपनी तरफ से सेलिब्रेशंस ये इस किस्म का ही लिक्विड इस्तेमाल करने से करते हैं. तो वो ज़ाहिर वो अपने होश खो बैठे हुए थे, तो कहता है वो भी अपनी एक सेलिब्रेशन में थे. जब ये बात वो करता है तो लॉफ्टर यानी बहुत ज़्यादा हंसी आती है लोगों को. आई रिमेंबर मिसेस ब्रूल. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, मिसेस ब्रूल. अब यहाँ जब जिक्र करता है मिसेस ब्रूल का, बेटे ये आपके पेपर में अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हु वॉज मिसेस ब्रूल. तो क्या है वो बताता है, आई रिमेंबर मिसेस ब्रूल हुज फोटोग्राफ इज स्टिल इन द टक शॉप. जिसकी फोटोग्राफ अभी भी टक शॉप में है. शी सर्व्ड देयर अंटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी. वो उस वक्त तक यहाँ पे सर्व करती रही जब तक उसके अंकल ने ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए लेगेसी नहीं छोड़ दी, यानी उसके लिए कुछ रकम छोड़ गया था उसका अंकल. फिर वो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई. अब ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ये आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये तकरीबन 1.5-2 लाइनें बनती हैं, आपने ये लिखनी है. ठीक है. इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच दैट आई ऑफन थिंक आई ओट टू राइट अ बुक. फिर जब यहाँ तक पहुँचता है तो कहता है अक्सर औकात मुझे बहुत सारी ऐसी बातें याद आती हैं कि मेरा दिल है कि मैं किताब लिखूँ. नाउ व्हाट शुड आई कॉल इट. फिर मैं सोचता हूँ हो किताब लिखूँगा तो उसको कहूँगा क्या, क्या नाम रखूँगा. फिर आगे खुद ही सजेस्ट करता है कि मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स. ए फिर जैसे बच्चों से पूछता है अच्छा ये बताओ क्या मैं उसका नाम ये रखूँगा कि रॉड एंड लाइन्स की यादें. रॉड एंड लाइन्स का मतलब ये कि बच्चों को सज़ा में देता होता था तो चीयर्स एंड लाफ्टर, और इस बात पे बच्चे तालियां बजाते हैं, हंसते हैं. दैट वाज अ गुड वन पीपल थॉट. लोगों ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा नाम होगा. वन ऑफ द चिप्स बेस्ट, और चिप्स के बेहतरीन मजाकों में से एक मजाक. वेल
वेल परहैप्स आई शैल राइट इट, शायद मैं इसको लिख पाऊँ समडे, किसी ना किसी दिन, बट आई वुड रादर टेल यू अबाउट इट रियली, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा हकीकतन कभी इसके बारे में। आई रिमेंबर बट चीफली आई रिमेंबर ऑल योर फेसेस, मुझे बहुत याद आता है, सब कुछ याद आता है, लेकिन सबसे बढ़कर तुम लोगों के चेहरे याद आते हैं। आई नेवर फॉरगेट देम, मैं कभी नहीं उनको भुलाता। आई हैव thousands of faces in my mind, मेरे दिमाग में हजारों चेहरे हैं। द फेसेस ऑफ बॉयज, और वो चेहरे बच्चों के हैं, लड़कों के हैं। इफ़ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, अगर आप मेरे पास आओ और मुझसे मिलो आने वाले सालों में, एज आई होप यू ऑल विल, जैसा कि मुझे उम्मीद है तुम सब आओगे, आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ योर्स, तो मैं तुम्हारे उन पुराने चेहरों को याद करने की कोशिश करूँगा, बट इट्स जस्ट पॉसिबल आई शेंट बी एबल टू, वो कहता है कि ये शायद ऐसा मुमकिन हो कि मैं ऐसे उनको याद ना कर पाऊँ, एंड देन सम डे यू विल सी मी समवेयर, और किसी दूसरे दिन तुम मुझे कहीं देख लो, एंड आई शेंट रिकग्नाइज यू एंड यू विल से टू योर सेल्फ, और हो सकता है मैं तुम्हें रिकग्नाइज या पहचान ना सकूँ, तुम अपने आप से कहो द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी। ये बूढ़ा बच्चा, ये जिसका ये चिप्स का टाइटल है, स्कूल में लोग इसको ऐसे ही पुकारते थे, लड़के भी, उस्ताद भी, बच्चे भी, तो कहते हैं तुम लोग कहोगे ओल्ड बॉय ने तो हमें पहचाना नहीं। लॉफ्टर, इस बात पे भी सब हंसना शुरू हो गए। बट आई डू रिमेंबर यू, लेकिन मैं तुम लोगों को याद करता हूँ एज यू आर नाउ, इस तरह से जैसे तुम अब हो, यानी बचपन में छोटे हो, तो छोटे छोटे चेहरे मेरे दिमागों में रहेंगे। दैट्स द पॉइंट, यही वो नुक्ता है। इन माई माइंड यू नेवर ग्रो अप एट ऑल, मेरे जहन में तो तुम कभी बड़े ही नहीं होते। समटाइम्स फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है बेटे मिसाल के तौर पर, ठीक है। समटाइम्स फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, बाज़ औक़ात। अब वो क्या कहते हैं, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर। व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स, जब लोग मेरे से अपने गवर्नर, चेयरमैन ऑफ द गवर्नर से की बात करते हैं। अब ये रिस्पेक्टेड का मतलब मोहतरम, चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो चेयरमैन है, जो कि इसका अपना स्टूडेंट था, जिसका नाम जो जॉन रिवर्स था, कहता है जब लोग मेरे पास उसका जिक्र करते हैं, आई थिंक टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप से सोचता हूँ, यस अ जॉली लिटिल चैप, एक बहुत ही मज़े का छोटा सा लड़का था, विद हेयर दैट स्टिक्स अप ऑन टॉप, ऐसे उसके बाल होते थे जो ऊपर ऐसे चिपटे हुए रहते थे, एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया वट एवर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड जिरंडाइव, और उसको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होता था जिरंड और जिरंडाइव में। ये बेटे इंग्लिश की ग्रामर या लैटिन ग्रामर है, उसका जिक्र कर रहा है यहाँ पे। जिरंड जो होता है बेटे, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि बेसिकली वर्ब की नाउन फॉर्म होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वॉक वर्ब है, तो उसकी नाउन फॉर्म हम कहते हैं वॉकिंग, ठीक है। ऐसे ही जिरेंडाइव है, जिरेंडाइव बेसिकली ये पैसिव पार्टिसिपल होता है, कि फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है लव, ठीक है, ये वर्ब है एक, लेकिन जब हम कहते हैं टू बी लव्ड, तो ये पैसिव पार्टिसिपल बन जाते हैं, इसको जिरेंडाइव कहते हैं। तो कहते हैं कि उस बच्चे को जिरंड और जिरेंडाइव में फ़र्क ही नहीं पता था। लाउड लाफ्टर, ऊंचा ऊंचा सब हंसते हैं। वेल आई मसंट गो ऑन, लेकिन मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। ऑल नाइट, अब सारी रात, यानी मैं अब सारी रात तकरीर ही नहीं करता रहूँगा। थिंक ऑफ मी समटाइम्स, आई शैल सर्टनली थिंक ऑफ यू, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे बारे में आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगा। फिर आगे लैटिन में कुछ कहता है, अगेन आई नीड नॉट ट्रांसलेट, और फिर मैं कहूँ कि मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मच लॉफ्टर एंड शाउटिंग एंड प्रोलॉन्ग चीयर्स, और बहुत देर तक हंसते लोग रहते हैं, शोर मचाते हैं और लंबी लंबी तालियां बजाते हैं, ठीक है। ये था बेटे। इससे अगली हम स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। अब आगे बताते हैं अगस्त 1913। अब ये इसकी स्पीच ख़त्म हो जाती है, जो कि जुलाई 1913 की बात थी। अब एक माह हो गया, उसके बाद आगे क्या होता है कि अगस्त 1913 चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू वेज बेडन। अब वो कहते हैं कि अगस्त 1913 में चिप्स जो है इलाज के लिए, क्यों इलाज के लिए, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि उसको ब्रोंकाइटिस था, और इसके इलाज के लिए वो वेज बेडन गया था, जो कि जर्मनी का इलाका था। वेयर ही लॉज्ड एट होम ऑफ द जर्मन मास्टर एट ब्रुकफील्ड, जहाँ पर उसने रिहाइश ली थी उस जर्मन मास्टर के घर, जो कि इन दिनों या उन दिनों में ब्रुकफील्ड में मास्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसका नाम था हर्स्टेफल। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो काइंडली इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है।
इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हेयर स्टेफल या हार्ट स्टेफल, ठीक है। विद होम ही हैड बिकम फ्रेंडली, जिसके साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्टेफल वॉज 30 years हिज यंगर। अब यहाँ पे स्टेफल की एज नहीं बताई, लेकिन इसकी एज से वो 30 साल छोटा था, तो ही वॉज ऑफ 65 और 30 years जूनियर करें तो वो कितने साल का होगा स्टेफल, 35 years का। तो कहते हैं स्टेफल वॉज 30 years हिज जूनियर, वो 30 साल से छोटा था। बट द टू मैन गॉट ऑन एक्सीलेंटली, लेकिन दोनों आदमी आपस में बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती रखे हुए थे। इन सितंबर, अब अगस्त से सितंबर अगला महीना, व्हेन टर्म बिगेन, जब अगला टर्म शुरू हुआ यानी अगला सेमेस्टर शुरू हुआ, चिप्स रिटर्न, चिप्स वापस आ गया एंड टुक अप रेजिडेंस एट मिसेस विकेट्स, और उसने आके मिसेस विकेट के घर में रेजिडेंस या रिहाइश ले ली। ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडे। अब वो कहते हैं कि अपनी छुट्टियों के बाद वो अपने आप को बहुत मजबूत और फिट महसूस कर रहा था, एंड ऑलमोस्ट विश्ड ही हैड नॉट रिटायर्ड, और थोड़ी थोड़ी ख्वाहिश उसके दिल में आ रही थी कि काश मैं रिटायरमेंट ना ही लेता। नेवरदलेस ही फाउंड प्लेंटी टू डू। नेवरदलेस का बेटे यहाँ मतलब आएगा हाउएवर, उसके पास अभी भी करने को बहुत कुछ था। अब यहाँ बेटे वो रिटायरमेंट के बाद उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, यहाँ से शुरू होती हैं बातें। तो पहले हमने फेयरवेल स्पीच में देखा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अब हमने देखना है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद उसने अब कौन कौन से काम करने शुरू किए। ही वॉज एन एक्टिव मैन, और अगरचे वो 65 ईयर्स का हो गया था, अगरचे बीमार था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उसकी एक्टिविटीज़ जारी रही। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज़ टू टी, तो यहाँ पे पता चलता है पहला उसका टास्क क्या था कि उसने नए बच्चों को चाय पे बुलाना शुरू कर दिया। ही वॉच्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड, और उसने फिर वॉच करना शुरू कर दिए ब्रुकफील्ड ग्राउंड में जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते थे उनको। वंस अ टर्म ही डाइंड विद द हेड, और फिर क्या है कि एक टर्म में हेड के साथ वो खाना भी खाता था। वंस ऑल्सो विद द मास्टर्स, और एक दफ़ा वो मास्टर्स के साथ भी खाना खाता। He took on preparation and editing of a new Brookfieldian directory. He took on the preparation, उसने preparation करना शुरू कर दी, and editing of a new Brookfieldian directory, और साथ ही नई Brookfieldian directory का भी काम शुरू कर दिया। यानी अब उसने क्या काम करना शुरू कर दिया, preparation and editing of the Brookfieldian directory, ठीक है। जी, ये है कि वो ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी का भी काम करना शुरू हो गया। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब। अब ये क्या, उसने नया काम शुरू कर दिया, प्रेसिडेंसी ऑफ ओल्ड बॉयज़ क्लब। एंड वेंट टू द डिनर्स इन लंदन, और इस काम के लिए वो डिनर्स पे भी जाता था लंदन में। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स, अब उसने ओकेजनल आर्टिकल्स भी लिखे, फुल ऑफ जोक्स एंड लैटिन कोटेशंस, जिसमें बहुत ज़्यादा मजाक और लातीनी कोटेशंस होती थी, फॉर द ब्रुकफील्ड टर्मिनल मैगजीन। और ये आर्टिकल्स वो ब्रुकफील्ड के सालाना जो मैगजीन होते थे उसके लिए लिखता था। ही रेड हिज टाइम्स, वो अखबार टाइम पढ़ा करता था एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, वेरी थॉरोली, पूरा पूरा। थॉरोली का मतलब कंप्लीटली। एंड ही ऑल्सो बिगेन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज, और उसने डिटेक्टिव स्टोरीज भी पढ़ना शुरू कर दी। ही हैड बीन कीन ऑन देम एवर सिंस द फर्स्ट थ्रिल्स ऑफ शर्लॉक, और वो पहला जो शर्लॉक का उसने पढ़ा था उस वक्त से लेकर अब तक वो इनके लिए बहुत ज़्यादा शौक रखता है। येस ही वॉज क्वाइट बिजी एंड क्वाइट हैप्पी टू। जी, वो ना सिर्फ बहुत मसरूफ़ हो गया बल्कि बहुत खुश भी था। अब देखिए, अगर मैं ये जितनी लाइन्स मैंने अंडरलाइन की इनके ऊपर अगर मैं काउंट करूँ तो कितने उसके काम हो गए थे। नंबर 1 कि वो न्यू बॉयज़ को टी पे बुलाता था, नंबर 2 वो मैचेस देखा करता था, नंबर 3 वो डाइन करता था हेड्स के साथ, और नंबर 4 वो मास्टर्स के साथ भी डाइन करता था, खाना खाता था। और नंबर 5 क्या है कि इसने ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी को एडिट करना शुरू कर दिया। नंबर 6 क्या था, इसने प्रेसिडेंसी ले ली वो ओल्ड बॉयज़ क्लब की। नंबर 7 क्या है, इसने इसने क्या किया, इसने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए। और नंबर 8 क्या है कि इसने अखबार टाइम्स पढ़ना शुरू कर दी हुई थी। और नंबर 9 क्या है कि इसने डिटेक्टिव स्टोरीज़ जो थी वो पढ़ा करता था। यानी ये इसके टास्क थे जो वो आफ्टर रिटायरमेंट किया करता था। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट वर हिज एक्टिविटीज़ आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन भी यहाँ से अच्छा तैयार कर लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या है कि
A year later in 1914, एक साल के बाद 1914 में, he again attended the end of term dinner. उसने end of term dinner भी attend किया. There was a lot of war talk, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा जंग की बातें हो रही थी. Civil war in Ulster. अल्स्टर के मुकाम पर जो खाना जंगी, सिविल वॉर का मतलब होता है आपस में जो जंग शुरू हो जाए. एंड ट्रबल बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया. और ये भी बातें हो रही थी कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया दो अलग अलग ममालिक हैं, इनके दरमियान भी चपकलश चल रही है. हर स्टेफल हु वॉज लिविंग फॉर जर्मनी द नेक्स्ट डे. हर स्टेफल जो कि उसी स्कूल में पढ़ाता था ब्रुकफील्ड में, लेकिन इसका इलाका जर्मनी का था. तो हर स्टेफल जो था वो अगले ही सुबह जो है अगले दिन जर्मनी के लिए रवाना होने वाला था. टोल्ड चिप्स ही थॉट द बेल्कन बिजनेस वुडंट कम टू एनीथिंग. उसने चिप्स को बताया कि बेल्कन का जो काम चल रहा है या जो वहाँ लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा, वो उसका मुझे किसी किस्म का कोई रिजल्ट निकलता दिखाई नहीं दे रहा. इसका मतलब है हर स्टेफल जो है वो इस लड़ाई की वजह से ये इंग्लैंड का इलाका छोड़ के जर्मनी अपने इलाके में वापस जा रहा था. ठीक है, ये था बेटा हमारा चैप्टर. अब इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने अलग से लिखे हैं, वो गौर से देख लीजिए. हालांकि मैंने आपको कोशिश की है चैप्टर के अंदर भी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर करने की. एक दफ़ा इनको देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि व्हेन एंड व्हाई रॉल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड स्कूल, क्यों और कब छोड़ा. हमने पढ़ा था ना 1911 में उसने टू बेटर हिमसेल्फ, अपने आप को बेहतर करने के लिए न्यू पब्लिक स्कूल में उसने ज्वाइनिंग दे दी थी एज अ हेड. When and why Mr. Chips retire, कब और क्यों रिटायर हुए. In 1913 Mr. Chips got retirement just because of his disease ब्रंकाइटिस. ठीक है. डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स स्पीच. अभी मैंने मिस्टर चिप्स की स्पीच के मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको बताए थे, वो आपने जहन में रखने. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 4-6 पॉइंट्स आपने ज़रूर लिखने हैं. वट टाइप ऑफ फेयरवेल वॉज गिवन टू मिस्टर चिप्स. मिस्टर चिप्स को किस किस्म की फेयरवेल दी गई. इट वॉज ट्रिमेंडसली ब्यूटिफुल and very cheerful and very, you can say, hospitable type of the farewell it was given to Mr. Chips. ठीक है. Who was headmaster of Brookfield School when Chips retired. ठीक है. Mr. Chatris was the headmaster of Brookfield School. How did Chatris behave with Chips. He behaved very politely with Chips. Who was Mrs. Brule. ये भी मैंने आपको बताया था कि मिसेस ब्रूल का आपको किस तरह से बयान करना है. What was German measles. और German measles क्या थे. It was a disease in which 2/3 of the school was involved and the big hall turned into a hospital. What did happen on Mafeking night. Bonfire was going to be celebrated on Mafeking night and it caught the whole pavilion in fire. And बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं. इनसे रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन मैंने चैप्टर के दौरान कर दी है. होपफुली आपको ये जब सवाल पढ़ेंगे तो इनके बारे में समझ आ जाएगी. चैप्टर में से इनका जवाब कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको. तो गॉड ब्लेस यू बेटा जी. अल्लाह हाफिज़.